यूक्रेन में रूसी सेना का हमला लगातार जारी है। खार्किव में लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है। रूसी सेना ने खार्किव में एक इमारत को मिसाइल से ध्वस्त कर दिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मिसाइल हमले के बाद बिल्डिंग कैसे धराशायी हो गई और पूरा इलाका धुएं के गुबार से ढक गया। हमला इतना जोरदार था कि दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही थी। तो खार्किव में मिसाइल हमला हुआ है। आप देखिए कितना भीषण ये हमला होता है। धुएं के गुबार से देखा जा सकता है काफी जोरदार ये हमला था, जिसमें दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। भीषण बमबारी जारी है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सिर्फ तबाही की तस्वीरें हैं। उधर डोनेट्स्क के एक इलाके में रूस के कुछ टैंकों को उड़ाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने वहां जश्न मनाया। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने मिसाइलें दागकर रूस के टैंकों को तबाह कर दिया, जिसके बाद उन रूसी टैंकों के सामने यूक्रेन के सैनिक अपने हथियारों को हवा में लहराते दिखाई दिए। एक सैनिक तो रूसी टैंकों के नष्ट होते ही आराम करने के लिए जमीन पर बैठ गया। उसने अपने हथियार भी जमीन पर रख दिए। यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में दिखा कि रूसी टैंकों के परखचे उड़ चुके थे। जिस जगह यह हमला किया गया वो बेहद सुनसान इलाका नजर आया। इसके साथ ही मिसाइल हमले की तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें एक के बाद एक कई रूसी टैंक तबाह होते दिखाई दिए। रूस यूक्रेन जंग को महीने भर से ज्यादा हो चुका है, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस यूक्रेन जंग में निश्चित रूप से रूसी सेना का पलड़ा भारी है। भले ही रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया है, लेकिन यूक्रेन ने भी रूस के कई टैंकों को या तो अपने कब्जे में लिया है या फिर उन्हें नष्ट किया है। ताजा वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है, जिसमें यूक्रेन सेना ड्रोन हमले में एक रूसी टैंक T-72B3 को तबाह कर देती है। वहीं रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की सेना को उसके ड्रोन हमलों से निपटने के लिए नया हथियार मिल गया, जिसके बाद रूसी सेना की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन को यूरोप के देश लिथुआनिया से जो EDM-4S एंटी ड्रोन किट मिली है वो हवा में उड़ान भर रहे किसी भी ड्रोन को गिराने की काबिलियत रखती है। और जंग के मैदान में तैनात जवानों को जैसे ही कंट्रोल रूम से किसी इलाके में ड्रोन के घुसने की जानकारी मिलती है, वो तुरंत हरकत में आ जाते हैं और फिर उन्हें अपनी ओर आ रही मुसीबत से निपटने के लिए निशाना साधकर सिर्फ एक ट्रिगर दबाना होता है, जिसके बाद इस किट से निकली बेहद ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ड्रोन को मिल रहे सिग्नल को चंद सेकंड के अंदर जैम कर देती है और ड्रोन बेकाबू होकर जमीन पर गिर जाता है। दुश्मन ड्रोन के लिए किलर के नाम की पहचान पा चुकी ये किट 1 मिनट में हमले के लिए तैयार हो जाती है। ट्रिगर दबाते ही इससे निकले सिग्नल दुश्मन ड्रोन के हमले को नाकाम कर देते हैं। यूक्रेन के सेना प्रमुख ने इस खास हथियार के साथ एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें वो और सेना का एक दूसरा अफसर इसे अपने हाथों में पकड़े दिखाई दिए, जिसे खास तौर पर ड्रोन से मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। इस एंटी ड्रोन किट को इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है, क्योंकि दुश्मन के ड्रोन पर निशाना साध कर राइफल की तरह दिखने वाली इस किट का सिर्फ ट्रिगर दबाना होता है, जिसके बाद यह करीब 5 किलोमीटर के दायरे में उड़ रहे किसी भी ड्रोन को गिरा सकती है। करीब 1 मीटर लंबाई वाली इस किट को कंधे पर टिकाकर इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, सिर्फ 5.5 किलो वजन होने की वजह से इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और बैटरी की मदद से ये एक बार में बिना रुके करीब आधे घंटे तक काम करती है। इसके बाद बैटरी बदलकर इसे फिर इस्तेमाल में ला सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक लड़ाई धीरे धीरे खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही है। कई बैठकों के बाद भी स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। इसी बीच पश्चिमी देशों को पुतिन ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश अगर यूक्रेन में दखल देंगे तो अंजाम बुरा होगा और यूरोप में यूक्रेन के शरणार्थियों की बाढ़ आ जाएगी। जंग की वजह से रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की बाढ़ आ चुकी है। वहीं दुनिया भर से पाबंदियां लगने से भड़के पुतिन ने कहा कि इससे रूस को अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करने में मदद मिलेगी। उधर चेक रिपब्लिक के ब्रुनो शहर में यूक्रेन के लोगों को गोली चलाने की मुफ्त ट्रेनिंग दी गई। इसके लिए चेक रिपब्लिक की एक सुरक्षा कंपनी आगे आई और उसने रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के लोगों को गोली चलाने की मुफ्त ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। दुश्मन के तौर पर एक कागज पर बंदूक पकड़े आदमी की तस्वीर बनाई गई, जिस पर एक गोला बनाकर यह समझाया गया कि कैसे दुश्मन की छाती पर निशाना साधा जाता है। यूक्रेन के कई लोग वहां ट्रेनिंग लेने पहुंचे, जिन्हें गोली चलाने की टिप्स दी गई। ये ट्रेनिंग देने वाली उस कंपनी के मालिक का मानना है कि वो इस तरह यूक्रेन को आजादी दिलाने में उसकी मदद कर सकते हैं। यूक्रेन के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बाकायदा उन्हें क्लास दी गई। ये बताया गया कि हथियार को कैसे पकड़ा जाता है और कैसे दुश्मन को अपने टारगेट पर लिया जाता है। इस ट्रेनिंग में न केवल पुरुष शामिल हुए, बल्कि महिलाओं ने भी वहां पहुंचकर हाथों में हथियार उठा लिए।
इस बीच यूक्रेन ने ड्रोन से बम बरसाकर रूस के T-72 टैंक को तबाह कर दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रात के अंधेरे में यूक्रेन का एक ड्रोन आसमान से रूस के एक टैंक पर बम गिराता दिखाई दिया। ड्रोन से गिराया गया बम जैसे ही टैंक से टकराया, वहां धमाके के बाद तेज रोशनी उठी और धुएं का गुबार आसमान की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद ही ड्रोन से एक और बम गिराया गया, जिसने टैंक के ठीक ऊपर की तरफ वार किया। इस बार भी बम के टकराते ही वहां एक तेज धमाका हुआ, लेकिन ड्रोन से बम बरसाए जाने का सिलसिला थमा नहीं और उसने तीसरी बार टैंक को निशाना बनाकर एक और बम छोड़ दिया और इस बार के हमले ने रूसी सेना की T-72 टैंक को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। तो वहीं रूस पर कई देशों के प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दुबई में उसके कई प्राइवेट जेट फंस गए। खबर है कि दुबई में रूस के कुछ अमीरों के 100 से ज्यादा प्राइवेट जेट फंस गए, जिन्हें दुबई के अलग अलग एयरपोर्ट पर खड़े रखने रूस की मजबूरी बन गई। हालांकि यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने रूस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और अपने सभी दरवाजे रूस के लिए खुले रखे, लेकिन दूसरे कई देशों के प्रतिबंध लगाने की वजह से रूस के वो प्राइवेट जेट उड़ान नहीं भर पा रहे हैं और दुबई में ही फंस गए। बताया जा रहा है कि इन प्राइवेट जेट को प्रतिबंध से बचाने के लिए दुबई भेजा गया था, जो 15 फरवरी के बाद से अप्रैल की शुरुआत तक दुबई पहुंचे और वहीं फंस रहे। उधर रूस की नौसेना ने काला सागर से मिसाइल हमले करते हुए यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें समंदर में एक युद्धपोत से मिसाइल आसमान में टारगेट पर निशाना लगाने के लिए उड़ती दिखी। दावा किया गया कि यह मिसाइल रूस की नौसेना ने यूक्रेन के ड्रोन को तबाह करने के लिए दागी थी। सामने आई तस्वीरों में मिसाइल आग उगलती हुई तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती नजर आई। रूसी नौसेना ने लगातार 2 मिसाइलें दागी, जो हवा में उड़ रहे यूक्रेन के ड्रोन बारख्ताश TB2 पर कहर बनकर टूटी। रूस का दावा है कि यूक्रेन का ये ड्रोन जमीन और समंदर में उसकी सेना पर टारगेट कर हमले कर रहा था और इसीलिए रूस की नौसेना ने उसे निशाना बनाया। यूक्रेन तुर्की के जिस ड्रोन बारख्ताश TB2 का इस्तेमाल जंग में कर रहा है, वो काफी खतरनाक माना जाता है। इसकी गिनती दुनिया के उन सबसे आधुनिक ड्रोन में होती है जो टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों को कुछ सेकंड में तबाह कर सकते हैं। ये 150 किलो का वजन उठा सकता है और तो और 24 घंटे आसमान में 27,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसका निशाना तो सटीक है ही, ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। तुर्की का ये ड्रोन सीरिया और लीबिया की लड़ाई में भी अपना लोहा मनवा चुका है। बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच यूक्रेन को Mi-17 हेलीकॉप्टर देगा सैन्य सहायता के तौर पर। अमेरिका यूक्रेन को यह मदद देगा। वहीं सैन्य सहायता के पैकेज के तौर पर $750 मिलियन भी अतिरिक्त सहायता के तौर पर देगा। यूक्रेन को अमेरिका ये सैन्य मदद देगा, इसमें हेलीकॉप्टर भी शामिल है। लगातार जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। वहीं रूस की सेना ने खार्किव पर जबरदस्त हवाई हमले कर वहां तबाही मचा दी। राजधानी कीव के बाद खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिस पर कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना उसे कब्रिस्तान बनाने पर तुली है और लगातार रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रही है। रूसी सेना के इन हमलों का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मिसाइल गिरने के बाद एक इमारत से आग का बवंडर उठता दिखा। आग इतनी भीषण थी कि थोड़ी ही देर में उसने आसपास के मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान वहां फायर ब्रिगेड के कुछ लोग पानी की बौछार कर आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए। इसी तरह की एक और तस्वीर शहर के एक दूसरे इलाके से सामने आई। वहां भी रूसी सेना की बमबारी की वजह से भयानक आग लग गई, जबकि उससे निकलने वाले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। हमले की खबर मिलते ही फौरन वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। मिसाइलों और बमों से हुए इन हमलों की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी ही नजर आई। शहर में सिर्फ जली हुई इमारतें, गाड़ियां और मकानों का मलबा बिखरा दिखा। जिन इमारतों में पहले लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, वहां जिंदगी का नामो निशान मिट गया। एक महिला तो तबाही के इस मंजर को देखकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि कल तक जिस मकान में यह महिला अपने परिवार के साथ रहती थी, वो मलबे का ढेर बन चुका था। रूस की तरफ से किए गए इन हवाई हमलों में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी रूस की तरफ से बम बरसाने का सिलसिला नहीं थमा। शहर को हथियाने के लिए रूसी सेना रिहायशी इलाकों को निशाना बनाती दिखी। एक वीडियो में तो शहर की एक इमारत के बाहर जबरदस्त धमाका होता दिखाई दिया। जिस वक्त ये धमाका हुआ, वहां 3 लोग मौजूद थे जो इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उनसे थोड़ी दूरी पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे इलाके को थर्रा दिया। धमाके के बाद वहां धुएं का गुबार छा गया। धुआं हटा तो जान बचाने के लिए एक आदमी तेजी से इमारत में घुस गया, जबकि एक दूसरा आदमी डर के मारे जमीन पर रेंगते हुए इमारत की तरफ बढ़ता नजर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर नरसंहार का आरोप लगाया।
बाइडेन ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि युद्ध की वजह से अमेरिका में तेल के दाम बढ़ चुके हैं। एक समारोह के समय बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के लोगों का बजट और टैंक भरने की क्षमता एक तानाशाह नहीं तय कर सकता है। जो बाइडेन ने पहले भी पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम ट्रायल चलाने की बात कही थी। I'm doing everything within my power by executive orders to bring down the price and address the Putin price hike. In fact, we've already made progress since March inflation data was collected. Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide half a world away. To help deal with this Putin price hike, I've authorized the release of 1 million barrels per day for the next 6 months from our strategic petroleum reserve. This is by far the largest release of our national reserve in history. डोनेस्क के वोल्नोवाखा शहर पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद रूसी सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। जंग शुरू होने से पहले ही रूस ने डोनेस्क को अलग देश की मान्यता दे दी थी, जिसके बाद उसे हासिल करने की जंग तेज हो गई। मिसाइलों, बमों और रॉकेट लॉन्चरों से डोनेस्क के अलग अलग इलाकों पर लगातार हमले किए गए। बीती रात भी रूस ने वोल्नोवाखा शहर पर जबरदस्त बमबारी की, जिससे वो इलाका थर्रा उठा। सुबह होते ही हमले से हुई तबाही की निशानियां चारों तरफ बिखरी दिखी। बड़ी बड़ी इमारतें बर्बाद हो गईं। सड़क के किनारे मौजूद कई पेड़ भी धराशायी हो गए। इतना ही नहीं, रूसी बमबारी में वहां के एक गिरजाघर को भी नुकसान पहुंचा। हवाई हमले के बाद वहां की सड़कों पर रूसी सैनिक टैंक के साथ गश्त करते दिखे, जबकि कुछ सैनिक मोर्चे पर डटे नजर आए। इसके साथ ही रूस ने दावा किया कि उसने डोनेस्क के वोल्नोवाखा शहर पर भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेन रूस में जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूसी सैनिकों पर महिलाओं के रेप का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने कहा कि जिन इलाकों से रूसी सेना पीछे हट रही है, वहां जांचकर्ताओं को कई ऐसी रिपोर्ट मिली है जिनमें दावा किया गया कि रूसी सैनिकों ने सैकड़ों महिलाओं का रेप किया। जेलेंस्की ने रूस की सेना पर बलात्कार को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। इस बीच यूक्रेन में रेप के आरोपों में घिरे रूसी जवानों का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। यूक्रेन में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था ने दावा किया कि रूसी सैनिक जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करते हैं, और जिसका खमियाजा वहां की महिलाओं और लड़कियों को भुगतना पड़ रहा है। दावा तो यहां तक किया गया कि बच्चों और परिवार के सामने ही सैनिक रेप करते हैं। यूक्रेन में बढ़ रहे ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए वहां के मानवाधिकार समूह ने एक हेल्पलाइन भी जारी की, और दावा है कि काफी लोगों ने रूसी सैनिकों की इस पर शिकायत की। We have 9 cases of rape by Russian soldiers in the temporary occupied towns and villages. रूस के फौजियों पर लगे इन आरोपों पर यूएन में भी चर्चा हुई और स्वतंत्र जांच की बात कही गई। वहीं रूस ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए अपने सैनिकों का बचाव किया। यूएन में रूस के डिप्टी एम्बेसडर ने सफाई दी और कहा कि यूक्रेन और उसके सहयोगी देश रूसी जवानों पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। यूक्रेन के चरने में रूस की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचा। उसके एक बख्तरबंद गाड़ी को तबाह किया गया। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो में दिखा कि रूसी गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे। जिस जगह पर यह हमला किया गया वो बेहद सुनसान इलाका नजर आया। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान जारी कर यह भरोसा जताया कि यूक्रेन में उनका सैन्य अभियान जल्द ही अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। रूस की सेना ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर 3 तरफ से धावा बोला था, और पिछले 1.5 महीने से दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध जारी है। लेकिन यह पहली बार है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जंग पर इतना बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने अपने बयान में पहले यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे रूसी सैनिकों की बहादुरी की तारीफ की। लगे हाथ उन्होंने ये भरोसा भी जताया कि यूक्रेन में जल्द ही उनका सैन्य अभियान अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के शहरों पर रूस की सेना जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। पुतिन के इस बयान से ये बात भी साफ हो गई कि रूस यूक्रेन से अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाएगा, जिसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि आने वाले कई दिनों तक ये जंग इसी तरह जारी रहेगी। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि एक रोज पहले ही उनके सबसे भरोसेमंद और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने भी यूक्रेन को एक डराने वाली चेतावनी दी थी, और उन्होंने ये ऐलान किया था कि जल्द ही कीव पर रूस की सेना का कब्जा होगा। यूक्रेन को धमकी देने के लिए रमजान कादिरोव ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर पूरी ताकत से हमला करेंगे।
सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि गांवों को भी निशाना बनाया जाएगा। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में और खून खराबा होगा। Lugansk и Donetsk, но он полностью в первую очередь। हालांकि पहले भी रूस ने कीव पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पुतिन की सेना शहर में दाखिल तक नहीं हो पाई थी। इसके बाद रूस ने अपनी रणनीति बदलते हुए यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों को निशाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले मारियोपोल पर हमला शुरू हुआ और इसके लिए पुतिन ने चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को शहर में तबाही मचाने की खुली छूट दे दी थी। कई दिनों तक शहर को जीतने की जंग चलती रही, लेकिन इसके बाद भी मारियोपोल रूस के हाथ नहीं आया। ज़ेलेंस्की को मात देने के लिए इस बार पुतिन ने चेचन कमांडर कादिरोव के साथ मिलकर एक नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत कीव समेत कई पूर्वी इलाकों को जीतने के लिए रूस अपना पूरा दम लगा देगा। यही नहीं, ब्रिटेन ने भी ये दावा किया कि यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में 2 से 3 हफ्तों में लड़ाई और तेज हो जाएगी। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी और यूक्रेन में विपक्ष के नेता विक्टर मेदवेचुक को पकड़ने का दावा किया। उन्हें रूस के हमले से पहले ही देशद्रोह के आरोप में नजरबंद किया गया था और करीब 1.5 महीने बाद विक्टर मेदवेचुक को फिर पकड़ लिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उनको हिरासत में लिए जाने के बाद की उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर में पुतिन के करीबी विक्टर हथकड़ियों में जकड़े दिखाई दिए। यही नहीं, वो यूक्रेन की सेना की वर्दी पहने भी नजर आए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जैसे ही उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने भी विपक्षी पार्टी ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ के नेता विक्टर को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि कर दी। हालांकि रूस ने इस तस्वीर पर सवाल उठाते हुए ये कह दिया कि विक्टर को हिरासत में लिए जाने की खबर कितनी सही है, ये देखना होगा। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया और दावा किया कि यूक्रेन के किसी भी देशद्रोही को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने विक्टर मेदवेचुक को पकड़ने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी को बधाई भी दी, जिन्होंने पुतिन के इस बेहद करीबी यूक्रेन के विपक्षी नेता को पकड़ने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया, जिन्हें रूस के हमले से पहले ही देशद्रोह के आरोप में नजरबंद किया गया था। लेकिन युद्ध शुरू होते ही विक्टर किसी तरह नजरबंदी से निकल भागे। यूक्रेन के बड़े कारोबारी विक्टर को वहां के सबसे धनी लोगों में एक माना जाता है। साथ ही उन्हें उन लोगों में गिना भी जाता है जिन्हें पुतिन अपना खास दोस्त मानते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि पुतिन उनकी सबसे छोटी बेटी के गॉडफादर भी हैं। लेकिन पुतिन की इसी दोस्त को भ्रष्टाचार और यूक्रेन की सेना के अहम दस्तावेज रूस को देने के आरोप में पहले नजरबंद किया गया था और अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया। रूस ने क्रूज मिसाइल से हमले कर यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। इसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें रात के अंधेरे में युद्धपोत से कुछ मिसाइलें उड़ती दिखी। फिर एक के बाद एक कई मिसाइलें आसमान को चीरती हुई अपने टारगेट की ओर बढ़ती नजर आईं। दावा किया गया कि इन क्रूज मिसाइलों ने यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। रूस ने यूक्रेन के किस हिस्से में यह हमला किया, इसकी जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई। इस बीच यूक्रेन ने फिर रूस की सेना पर अपने नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। इसके लिए यूक्रेन ने रूस की मीडिया की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो का सहारा लिया, जिसमें रूस की सेना का एक टैंक मारियोपोल शहर की सड़कों पर दौड़ता नजर आया। इसके बाद वो टैंक 2 इमारतों के बीच खड़ा हो गया और उसने सामने की एक इमारत पर निशाना साध दिया। निशाना लगते ही टैंक से गोला दाग दिया गया, जो सामने की इमारत से जा टकराया। जहां गोला टकराया, इमारत के उस हिस्से के परखच्चे उड़ गए। लेकिन रूसी सेना का टैंक रुका नहीं, बल्कि उसने कुछ ही मिनटों में उस इमारत पर एक के बाद एक कई गोले दाग दिए। हालांकि रूसी सेना ने टैंक से जिस इलाके में हमला किया, वहां दूर दूर तक की सभी इमारतें पहले से ही तबाह दिखाई दी। लेकिन यूक्रेन ने रूस की मीडिया की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो का सहारा लेते हुए आरोप लगाया कि इसी तरह के हमले रूस उन इलाकों में भी कर रहा है जहां नागरिक अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। उधर यूक्रेन ने अपने घर में घुसी रूस की सेना पर एक इलाके में एंटी टैंक मिसाइल से हमला बोल दिया। जिस नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन से रूस की बख्तरबंद गाड़ी पर निशाना साधा गया, वो इस तरह की गाड़ियों पर ऊपर से सीधे मार करने की क्षमता रखती है, जिसका फायदा यूक्रेन ने उठाया और यूके से मिली इस एंटी टैंक मिसाइल से दुश्मन को टारगेट पर ले लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस की एक बख्तरबंद गाड़ी दूर खड़ी दिखी, जिस पर यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से हमला कर दिया, जिसके बाद रूस की वो गाड़ी आग की लपटों से घिरी दिखी। लपटों के साथ वहां भारी मात्रा में धुआं उठता दिखाई दिया और वो गाड़ी इस हमले में पूरी तरह तबाह हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भले ही रूस का
भारी पड़ रहा हो, लेकिन यूक्रेन के लोग और वहां की सेना रूस को जबरदस्त चुनौती दे रही है। अभी तक की लड़ाई में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को पूरी तरह से खंडर में तब्दील कर दिया है, लेकिन रूस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन सेना ने रूस के बख्तरबंद वाहनों को मार गिराया है, जिसके बाद गाड़ियों में आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। रूस यूक्रेन जंग पर एक और बड़ी खबर है कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट फिनलैंड हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने फिनलैंड बॉर्डर पर अपनी सेना भेज दी है। मतलब यह कि पुतिन की फौज किसी भी पल फिनलैंड पर हमला कर सकती है। रूस इस बात से नाराज है कि उसके लाख मना करने के बाद भी फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने का फैसला कर लिया। रूस की पश्चिमी सीमा से लगने वाले इन दोनों देशों को रूस ने कड़े शब्दों में यह चेतावनी भी दी थी कि अगर वो नेटो से जुड़ने का फैसला लेते हैं तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन इसके बाद भी फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो की सदस्यता लेने का फैसला लिया, जिससे रूस भड़क गया और उसने फिनलैंड पर अपनी सेना तैनात कर दी। अरुण सिंह फिर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अरुण, फिनलैंड पर भी सेना तैनात हो गई है। जी किशोर, पुतिन ने अचानक ये कदम उठाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यूक्रेन के साथ युद्ध पहले से ही चल रहा है, इस बीच फिनलैंड की तरफ रूस की सेना रवाना हो गई है और वजह वही नेटो बताई जा रही है, क्योंकि यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता था, जिसको लेकर के अब पुतिन खुश नहीं थे, इसलिए हमला कर दिया। और फिनलैंड भी वही चाहता है, नेटो की सदस्यता चाहता है। तो सवाल यह है कि क्या रूस अब फिर फिनलैंड पर हमला कर सकता है? इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। लोगों को लग रहा था, पूरी दुनिया को लग रहा था कि यूक्रेन में जिस तरह से रूस फंसा हुआ है, मुश्किल वक्त में है, ऐसे में वो कोई दूसरा मोर्चा नहीं खोलेगा। लेकिन जिस तरह से फिनलैंड की तरफ रूस ने अपनी सेना रवाना कर दी है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन कोई बड़ी और कड़ी कार्रवाई फिनलैंड के खिलाफ भी कर सकते हैं। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी फिनलैंड पर हमले का आदेश दे सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने फिनलैंड को सबक सिखाने के लिए मिसाइल सिस्टम के साथ भारी संख्या में सैनिकों को सीमा की तरफ रवाना भी कर दिया। मतलब यह कि आने वाले दिनों में रूस फिनलैंड पर भी हमला बोल सकता है। सबूत के तौर पर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रूसी सेना के ट्रकों का एक काफिला फिनलैंड सीमा की तरफ बढ़ता दिखा। सड़क पर एक के पीछे एक कई ट्रक लाइन से जाते नजर आए। ट्रकों के इस काफिले की वजह से सड़क पर जैम जैसे हालात बन गए। जंग की यह नौबत इसलिए आई क्योंकि रूस फिनलैंड और स्वीडन को लगातार चेतावनी दे रहा था कि अगर उन्होंने नेटो की सदस्यता ली तो अंजाम खतरनाक होगा। लेकिन दोनों ही देशों ने रूस की इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया। ऊपर से फिनलैंड ने ऐलान कर दिया कि वो नेटो की सदस्यता हर हाल में लेगा और मई के आखिरी हफ्ते में इसके लिए आवेदन भी करेगा। फिनलैंड के इस बयान के बाद रूस जैसे तिलमिला गया और लगातार रूस फिनलैंड और स्वीडन को चेतावनी देता रहा कि वो किसी भी सूरत में नेटो में शामिल न हो और वो उससे फासला बना ले। लेकिन दोनों देशों ने नेटो की सदस्यता लेने का अपना फैसला और पक्का कर लिया, जिसकी रूस को उम्मीद नहीं थी। फिनलैंड रूस की पश्चिमी सीमा पर है और इस वजह से दोनों देशों के बीच करीब 1300 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। लेकिन अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बना तो इस सैन्य संगठन की फौज बिल्कुल रूस की सीमा पर तैनात हो जाएगी। जबकि स्वीडन से रूस का जमीनी बॉर्डर तो नहीं लगता, लेकिन समुद्री सीमा जरूर जुड़ती है। स्वीडन और फिनलैंड दोनों पड़ोसी देश हैं जो रूस के पश्चिमी छोर पर हैं। दोनों ही देश पिछले कुछ महीनों में नेटो की तरफ झुकते हुए दिखे हैं। ऊपर से 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस की फौज के घुसने के बाद दोनों देशों में इस बात पर सर्वे कराया गया कि वहां की जनता नेटो के साथ जाने के पक्ष में है या नहीं। दावा यह किया गया कि दोनों देशों की जनता ने रूस का विरोध किया और नेटो की सदस्यता हासिल करने का समर्थन किया। और इसी सर्वे के आधार पर फिनलैंड और स्वीडन ने भी दावा कर दिया कि वो नेटो की सदस्यता हासिल करेंगे, जबकि रूस लगातार दोनों देशों को यह बताने की कोशिश करता रहा कि उनके इस फैसले का अंजाम बेहद खतरनाक होगा, जिसका फिनलैंड और स्वीडन को पहले ही आभास हो चुका था। लेकिन जब रूस ने फिनलैंड की सीमा पर अपने सैनिक भेजे तो यह बात साफ हो गई कि देर सवेर एक और जंग छिड़ सकती है, जिसे देखते हुए फिनलैंड ने करीब 2000 सर्वेलेंस ड्रोन खरीदने का फैसला लिया ताकि रूस के साथ जंग होने पर इनकी मदद से पुतिन की सेना को सबक सिखाया जा सके। यह भी तय है कि अगर जंग छिड़ी तो सीधा टकराव नेटो और रूस के बीच होगा, जो विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। इसीलिए फिनलैंड में लंबे वक्त से जंग की तैयारियां भी चल रही हैं। अब तो यूक्रेन की जंग भी फिनलैंड के सामने एक मिसाल के तौर पर मौजूद है। दावा यह है कि फिनलैंड पिछले कुछ महीनों में बंकर बनाने के काम पर तेजी से लगा हुआ है। वहां पर करीब 50,000 बंकर बनाए जा चुके हैं। कोशिश यह है कि अगर जंग की नौबत आई तो फिनलैंड के आम लोगों की जान बचाई जा सके। हर बंकर काफी बड़ा है, इतना बड़ा कि एक बंकर में करीब 100 लोग आसानी से रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बंकर दूसरे विश्व युद्ध के वक्त यूरोप के लगभग सभी देशों में बनाए गए थे।
मतलब यह है कि फिनलैंड के 50,000 बंकरों में 50 लाख लोगों को ठहराया जा सकता है, जो फिनलैंड जैसे देश के हिसाब से काफी बड़ी संख्या है। फिनलैंड की कुल जनसंख्या ही करीब 55 लाख के करीब, और उसकी इस तैयारी का मतलब यह है कि वो रूस से टकराने के लिए पूरी तैयारी कर रहा। रूसी हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। रूसी सेना ने खार्किव में एक रिहायशी इमारत को मिसाइल से ध्वस्त कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बहुमंजिला इमारत हमले की चपेट में आकर धराशायी हो गई। हमले के बाद आग की लपटें दूर तक देखी जा सकती थी। रूसी हमले में अब तक 1644 रिहायशी बिल्डिंग नष्ट हो गई है और वहीं सभी इमारतों को मिलाकर 2000 से ज्यादा बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर अमेरिका से, जहां न्यूयॉर्क में एक मेट्रो स्टेशन पर एक हमले से हड़कंप मच गया। कल शाम वहां हमलावरों ने न सिर्फ धमाके किए बल्कि गोलियां भी बरसाई, जिसके बाद जिधर रास्ता मिला लोग उधर भाग निकले। जान बचाने की इस आपाधापी में कई लोग एक दूसरे को रौंदते हुए भागने लगे। इस बीच वहां की पुलिस ने जानकारी दी है कि हमलावर बहुत खतरनाक है और हो सकता है कि वो फिर किसी इलाके में दहशत मचा दे, यानी अमेरिका में और दहशत मच सकती है। इसलिए हर तरफ उनकी जोर शोर से तलाशी चल रही है। यही नहीं, वहां की पुलिस ने हमलावरों की पिस्टल भी बरामद किए जाने का दावा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द पकड़ लिए जाने की बात कही है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग चल रही है, जबकि ताइवान के मुद्दे पर चीन लगातार अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। इस हमले के बाद इधर दिल्ली में भी अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरह से अमेरिका में यह अटैक किया गया, उससे पूरी दुनिया में दहशत मच गई। वहां न्यूयॉर्क शहर में एक मेट्रो स्टेशन पर हुए हमले में 16 लोग बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं और इस हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मेट्रो के रुकने के बाद कई लोग जान बचाकर चिल्लाते हुए भागते दिखाई दिए। इस दौरान मेट्रो से धुआं निकलता दिखाई दिया। देखने में ऐसा लगा जैसे मेट्रो के अंदर ही धमाका हुआ हो। इसके बाद तो वहां जैसे भगदड़ मच गई। भागने की आपाधापी में कई लोग प्लेटफॉर्म पर ही गिर गए, जिन्हें कुछ लोग संभालते भी नजर आए। बताया गया कि यह हमला उस वक्त हुआ जब सुबह सुबह न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर दफ्तर जाने वालों की भारी भीड़ जमा थी। दावा ये किया गया कि तभी गैस मास्क पहने 2 हमलावरों ने वहां ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। यही नहीं, मेट्रो स्टेशन पर धमाके की भी आवाज सुनी गई, जिससे पूरा इलाका दहल गया। ये एक बहुत बड़ा हादसा है क्योंकि न्यूयॉर्क का जो ये सबवे स्टेशन है ब्रुकलिन, ये एक बहुत हाई प्रोफाइल एरिया में नहीं है न्यूयॉर्क के, लेकिन इसमें जो अभी घायल हैं और जो क्रिटिकल है, गंभीर है, उनकी संख्या बढ़ रही है। जो वहाँ से अभी हमें तस्वीरें मिल रही हैं उसमें लोग घायल जमीन पर पड़े हैं, खून और बिल्कुल खून से जमीन एकदम लाल हो चुकी है। थोड़ी देर बाद इस हमले की कुछ डरा देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जिनमें एक तस्वीर में मेट्रो स्टेशन पर कई लोग खून से सने दिखाई दिए। मेट्रो स्टेशन के अंदर जगह जगह खून बिखरा नजर आया। इसी तरह की एक और तस्वीर में कुछ लोग घायलों की मदद करते दिखाई दिए। वहीं इस हमले के बाद पूरे शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन पूरे इलाके को सील कर दिया गया। यही नहीं, हमलावरों की तलाश में जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी गई, जबकि मेट्रो स्टेशन और उसके आसपास के पूरे इलाके को हथियारबंद कमांडो ने अपने कब्जे में ले लिया। बिना देर किए वहां डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुला लिया गया और फौरन हमले वाली जगह की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। हमलावर बच के न जा सके, इसके लिए चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू की गई। इतना ही नहीं, थोड़ी ही देर में FBI की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इस बीच पुलिस वालों ने वहां से लोगों को हटाना शुरू किया ताकि घायलों को वक्त रहते फौरन अस्पताल पहुंचाया जा सके। वहां से आई एक तस्वीर में मेट्रो स्टेशन के पास से गुजरने वाली एक सड़क पर जैम लगा दिखाई दिया। कई पुलिस वाले तो मेट्रो स्टेशन की तरफ आने वाली सड़क पर ही खड़े हो गए ताकि उस तरफ लोगों को आने से रोका जा सके। इस पूरी घटना की जानकारी फौरन राष्ट्रपति बाइडेन को दे दी गई। इस बीच संदिग्ध हमलावरों के हुलिये की कुछ जानकारी भी सामने आई, जिसके मुताबिक वो हमले के दौरान न केवल गैस मास्क पहने हुए थे बल्कि यूनिफॉर्म में भी थे, जो वहां मेट्रो स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी पहनते हैं उस यूनिफॉर्म में। यह भी कहा जा रहा है कि हमलावर अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक हो सकते हैं। अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक यानी अश्वेत हो सकते हैं, जो अपने साथ बड़े बैग लेकर चल रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के आणंद जिले के खंभात में रामनवमी के दिन हुई हिंसा से जुड़ी हुई है। पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया और इसके लिए 3 मौलवी समेत 5 लोगों ने साजिश रची थी। खंभात में रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के समय हुई हिंसा में
एक की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हुए थे। न्यूज़ 18 के जनक दवे के मुताबिक अब तक की जांच में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। जांच एजेंसी को पूछताछ में पता चला है कि शोभा यात्रा में हिंसा भड़काने के लिए आरोपियों ने बाहर से लोगों को बुलाया था। इन लोगों को भरोसा दिया गया था कि उन्हें कुछ नहीं होने दिया जाएगा, उन्हें कानूनी मदद भी दी जाएगी। पुलिस के मुताबिक जिस दिन शोभा यात्रा को अनुमति मिली थी उसी दिन हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी। शोभा यात्रा से ठीक पहले यानी शनिवार रात को ही सभी आरोपियों को इकट्ठा कर लिया गया था। रामनवमी के मौके पर यात्रा जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची उस पर पथराव और आगजनी शुरू हुई। अब पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन में जुटी है। मेरे सहयोगी इस वक्त जनक फोन लाइन पर मौजूद है। जनक, कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं जिसमें मौलवियों की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। बिल्कुल जसप्रीत, देखिए गुजरात पुलिस का एक बड़ा दावा है और चूंकि दो दंगे हुए उसमें खंबात का दंगा एक साजिश के तहत हुआ था। उसमें तीन मौलवी और बाकी 5 लोग हैं जो इसमें प्रमुख किरदार जिन्होंने निभाया था। उसमें मुस्तकीम मौलवी करके हैं, उसके 2 भाई मतीन और मोहसिन, ये भी उसमें शामिल थे। और इतना ही नहीं, प्लान इस तरीके था कि जिस दिन शोभा यात्रा को अनुमति मिली, पुलिस की मंजूरी मिली, उसी दिन उन्होंने साजिश रची कि जिस दिन रविवार को शोभा यात्रा निकले उससे पहले शनिवार को ही सबको आसपास के गांव से लोगों को बुलाया गया, एक जगह पर इकट्ठा किया गया, पथराव करने के लिए पत्थर इकट्ठा किए गए, आगजनी के लिए जरूरी सामान इकट्ठा किया गया और उसके बाद जो लोग आए थे उनको भरोसा दिया गया था कि आपको इस षड्यंत्र में शामिल होना है, आपको कुछ नहीं होने दिया जाएगा, आपको सारी कानूनी व्यवस्था दी जाएगी, आपके परिवार का ख्याल रखा जाएगा। इस तरह का भरोसा भी उनको दिया गया था और आखिरकार जैसे ही वो प्लान के मुताबिक जो शोभा यात्रा है वो वहां से गुजरी और तुरंत ही उन पर निशाना किया गया और हमले में बिल्कुल जनक, आप अहम जानकारी दे रहे हैं। ये बड़ा खुलासा हुआ है खंबात हिंसा मामले में, बड़ा पर्दाफाश। 3 मौलवियों की भूमिका इसमें सामने आई है जिसमें बाहर से भी लोगों को बुलाया गया था। साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था।